नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स की सीरीज़ लेकर चले हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताती हूँ। ओके, जिसमें अभी हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, तो कंटेंट भी एक बार देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है रियल नंबर्स के अंदर। रियल नंबर में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद है हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड थर्ड पॉइंट रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कौन सा है? 1.2। ओके, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था और तीसरे के 3 पार्ट हैं आपके बुक में। ओके, पहला और दूसरा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है। अब बारी है तीसरे की, तीसरा जिसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में हम यही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का, उसे ही कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग समरी ऑफ द चैप्टर देख लेंगे कि इस पूरे चैप्टर में जो कि चैप्टर हमारा था रियल नंबर्स। ओके, उसमें क्या क्या हम लोगों ने जाना है, क्या क्या सीखा है नया। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है 1 by 1 कि ये जो नीचे दिए गए नंबर हैं वो क्या है? इरेशनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जितना आप ज्यादा करोगे ना उतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है तो इसलिए। ठीक है, मालूम हुई चीज को हमें फिर उसको प्रूव भी करना। हमें साफ साफ पता है, साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे नंबर्स क्या है? इरेशनल है, बट प्रूव करना है, यही ज्यादा थोड़ा टेढ़ी खीर है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस भी किया है, तो चलो ये आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 1 by 1 तीसरे का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन दिया है 1/√2 को हमें प्रूव करना है क्या? इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। ओके, तो मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है इस मेथड का, कि अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम मान के चलेंगे कि ये नंबर रैशनल है, जबकि हमें पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन चूंकि हमें प्रूफ करना है इसलिए हम ये मान के चलेंगे। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेते हैं? 1/√2 इज व्हाट? इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसे रैशनल मानेंगे, रैशनल। ओके, रैशनल मीन्स ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चूंकि अगर 1/√2 भी रैशनल है, जैसा कि हम लोगों ने अभी एज्यूम किया है, तो ये भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो लिखते ही हैं एक बार। 1/√2 को हम कैसे लिखेंगे? p/q के फॉर्म में। ओके, वेयर p and q are co-prime। जहां p और q को प्राइम है। को प्राइम मीन्स 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं है, जैसे कि 3 और 5। 3 का फैक्टर 1 into 3, 5 का फैक्टर 1 into 5। तो 1 के अलावा और कोई फैक्टर दिख रहा है तो ऐसे ही जोड़े जिनका 1 के अलावा अनदर फैक्टर ना हो। ओके, तो ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। दैट काइंड ऑफ पेयर ऑफ numbers are called what? co-prime। co-prime नंबर कहलाते हैं जिसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो।
ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें तिर्यक गुणा करना है, मतलब इसका अंश इसका हर और इसका अंश इसका हर। p का गुणा √2 में होगा, q का गुणा 1 में होगा, तो q का गुणा जब 1 में करेंगे 1 इंटू क्यू होगा, ठीक उसी तरह √2 का गुणा होगा किसमें, p में, ठीक है। 1 इंटू क्यू क्या आएगा हमारा q, ठीक है, और √2 का गुणा p में होगा तो आएगा p√2, ऐसा आ गया। अब रूट वाले नंबर को अकेला छोड़ो, √2 के साथ अभी क्या है, p है, p को इधर लेते आओ, q/p। बताओ p हर में क्यों आया, क्यों डिनोमिनेटर में आया, क्योंकि p का गुणा हो रहा था किसके साथ, √2 के साथ। यहाँ एकदम साफ साफ लिखा नहीं जाता है गुणा, अगर p√2 लिखा है इट मीन्स कि p का √2 में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो p√2 लिखने का मतलब कि p का √2 में गुणा हो रहा है, तो जब p को इक्वल के दूसरी साइड लेके आएंगे तो वो गुणा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भाग में। और भाग का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को हर में लिखते हैं ना, तो इसका मतलब कि वो भाग दे रहा है उसको। जैसे 6 के अगर नीचे हम 2 लिखें, इसका मतलब 2 से 6 में हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक। उसी तरह 10 के नीचे हम 2 लिखें तो इसका मतलब कि 2 से हमें 10 में क्या करना है, भाग देना है। अगर 10 के नीचे हम 3 लिखते हैं तो इसका मतलब कि 3 से हमें 10 में क्या करना है, भाग देना है। इसी वजह से इस p को गुणे के रूप में था तो उल्टा करते हैं, गुणा रहता है तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस में चला जाता है, माइनस रहता है तो प्लस में आ जाता है, और भाग रहता है तो गुणा में चला जाता है, ठीक है। तो वही हुआ है, गुणा था तो भाग में चला गया। अब यहाँ क्या बचा, बेचारा अकेला √2 बच गया है। चलो इसको इरेज कर दें हम लोग। ओके, तो ये क्या है, q/p, जो कि हमारा p और q क्या है, यहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स हो गए, क्योंकि ये हम रैशनल नंबर p एंड q क्या हम लोगों ने माना, p एंड q आर p/q रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, इसलिए p और q क्या है, हमारा इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू क्या होता है, रैशनल, ठीक है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू रैशनल, बात समझ में आ गई, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q 0 नहीं होता है। ऊपर इंटीजर होता है, ऊपर मीन्स अंश में इंटीजर होता है और हर में इंटीजर होता है, न्यूमरेटर में इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर में इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो रैशनल है कि इरैशनल है कि क्या है, ओके। तो ये जो q/p है ये हमारा क्या है, इसे हम क्या क्या कह सकते हैं कि ये हमारा रैशनल है, ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल है। और √2 क्या है, जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रूफ किया है, √2 इज इरैशनल। और दोनों के बीच में सिंबल क्या लगा है, साइन किस चीज का है, इक्वल का है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, रैशनल कभी भी इरैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरैशनल है, और जो इरैशनल है वो क्या नहीं है, रैशनल नहीं है, ठीक है। दो अपोजिट थिंग्स इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। इट मीन्स जो हम लोगों ने सपोज किया था, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में
कि 1/√2 हमारा रैशनल है, वो रैशनल नहीं निकला, वो हमारा क्या निकला, जो कि हमें पता है। therefore 1/√2 is what? irrational, irrational, जो कि हमें प्रूव करना था। हमारा जो एजम्पशन था, जो सपोज किया हुआ था कि 1/√2 रैशनल है, वो एक्चुअली में जब हम उसको रैशनल मानकर चले तो क्या हो गया, रास्ते में एक गड़बड़ी आ गई। क्या गड़बड़ी आई कि रैशनल इरेशनल के इक्वल हो जा रहा है, जो कि हो भी रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ। ठीक है, वो तो ये मैंने लगाया है नॉट इक्वल का साइन, बट मेरा स्टेप में तो इक्वल आ रहा था। बट ट्रूथ इज दिस, ये हमारा ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रैशनल नंबर कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, इरेशनल के। दोनों अपोजिट थिंग्स हैं, दोनों अपोजिट नंबर्स हैं, इसलिए दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए जो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि 1/√2 रैशनल है, वो हमारा रैशनल नहीं, इरेशनल नंबर है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 1 हो गया, बारी है 2 की। तो सॉल्यूशन 3 का सेकंड पार्ट, इसको मैं लिख देती हूं। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है कि 7√5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस जो अपनाया था, जो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगने वाला है। तो let us assume 7√5 इज, क्या मान लेंगे हम, रैशनल। ठीक है, इरेशनलिटी प्रूव करने का यही एक तरीका है कि आप उसे रैशनल सपोज करके चलिए। तो हम लोगों ने वही चीज किया है, हम लोगों ने 7√5 को मान लिया है कि वो रैशनल है। और रैशनल की खासियत है कि हम उस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मीन्स अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या बोलो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, या सबसे सिंपल भाषा कि हम उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बटे के ऊपर कुछ हो, बटे के नीचे कुछ हो, बटा मीन्स लाइन। लेट अस अज्यूम दिस इज रैशनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रैशनल माना है इसलिए मैं लिख सकती हूं वेयर p and q आर what? को-प्राइम। को-प्राइम वही जिसके अलावा, मतलब इन दोनों में p और q में 1 के अलावा अनदर कोई कॉमन फैक्टर ना हो, या तो 1 हो या तो खुद p और q हो सकता है, और p और q को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अब √5 को यहीं पे अकेला छोड़ देंगे, 7 को लाओ दूसरी साइड। तो चूंकि 7 और √5 का गुणा हो रहा है, तो बताओ दूसरी साइड आएगा तो 7 किस रूप में आएगा, उसका बदला अवतार क्या होगा, p/q। यहाँ गुणा हो रहा तो क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, गुणा होगा या भाग होगा, भाग होगा, क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है इसलिए। तो भाग होता है तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे आएगा। जैसा मैंने आपको बताया है कई बार कि हर में लिखने का मतलब ही होता है कि हमें डिवाइड करना है, भाग देना है। ओके, तो ये हो गया। अब बचा √5 अकेले यहाँ पे।
ठीक, अब फिर ये क्या है हमारा, रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? जैसा हमें पता है, जैसा हम प्रूफ करते आए हैं, हमें पता है कि √5 इज irrational. ओके, एंड दिस P एंड Q क्या है हमारा, रैशनल। ठीक है, जहां P और Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q हमारे इंटीजर्स हैं। क्यों इंटीजर्स हैं? क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर ही होता है हमारा रैशनल। ठीक है, ये रैशनल की डेफिनेशन मैंने जब बताई थी तभी बताया था कि रैशनल को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, और हर यानी q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा आगे जो भी वैल्यू है वो रैशनल के फॉर्म में है, और ये हमारा इरैशनल है जो कि हमें पता है, बट दोनों के बीच में इक्वल का साइन है जो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, इरैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हमारा सपोजिशन, हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। Therefore, therefore 7√5 is what? Irrational. Irrational. ओके, तो हम कह सकते हैं कि 7√5 हमारा क्या है, इरैशनल नंबर है। क्लियर? तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1 हो गया, 2 हो गया, नाउ पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। अगर सिंगल क्वेश्चन पूछेगा तो आपके एग्जाम में ऐसे लिख सकता है, प्रूव दैट या शो दैट 6 + √2 is irrational। ओके, ऐसे भी पूछ सकता है। अभी तीसरे में 3 पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में भी जो आपका पेपर मिलेगा उसमें भी ऐसा ही रहेगा कि एक क्वेश्चन रहेगा उसके 3 पार्ट रहेंगे और इसी तरह होंगे। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था मैंने। तो इसका एक तरीका है कि आप जब भी लेक्चर देखो, जब भी क्लास को देखो, उसके बाद फिर भूल मत जाओ सारा उस चीज को जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, एक बार उसको लिख लो आप। ठीक है, एक बार लिख लो, 2 बार लिख लो, तो उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज जो है स्थायी हो जाएगा। ठीक है, स्थायी का मतलब वो जल्दी से फिर रिमूव नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? उसको एक बार लिख लेने से ये होता है कि वो चीजें आपको जल्दी से भूलेंगी नहीं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू विदाउट राइटिंग, मतलब अगर आप नहीं लिखोगे तो वो चीजें आपको भूल जाएंगी जल्दी से। ठीक, तो इस मेथड को फॉलो करिए आप। ये 10th आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो सीरियस तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और सीरियस रहने के साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके हिसाब से ही आप तैयारी करो, क्योंकि एक साथ बर्डन पड़ जाएगा आपका। तो कि कल ही एग्जाम है, आज ही मुझे चैप्टर 1 का ये वाला क्वेश्चन फंस रहा था, मैंने छोड़ दिया था उस टाइम, सोचा था कि एग्जाम के पहले तैयार कर लूंगा, तो ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा अगर आप एक दिन पहले कर भी लेते हो ना, तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, राइटिंग में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये सोचो आप जो जिस स्टेज पर हो वो स्टेज हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, उस स्टेज को पार कर लिया है। हम भी कभी 10th में थे
तो मेरे भी टीचर बोलते थे कि उस चीज को लिख लो, बट हम लोग उतना सीरियस नहीं रहते थे। ओके, मैं खुद नहीं रहती थी, तो जिसकी वजह से परेशानियां झेलनी पड़ती है। और ये 10th का मार्कशीट आपका रहने वाला है पूरी जिंदगी, ठीक। तो अच्छे मार्क्स रहेंगे तो अच्छे थॉट्स रहेंगे दिमाग में, आप गर्व से बोलेंगे कि मुझे इतने मार्क्स मिले, ठीक है, मेरा इतना परसेंटेज आ रहा है। और अगर नंबर नहीं रहा सही तो फ्यूचर में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा समय समय पे आपको। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, वो तो अलग की बात है, लेकिन आप अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक वो सब ठीक है, लेकिन करियर फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो अपने करियर को पहले प्रायोरिटी दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना बात। सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, आपका नंबर इंक्रीज करने के लिए एग्जामिनर ही रहता है, ठीक है। कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा, सब्सक्राइबर नहीं, ना फॉलोअर्स। ओके, तो सारा फोकस आप अभी अपनी स्टडी पे लगाओ। अगर 10th अच्छा निकल गया तो सब अच्छा ही जाएगा, ऐसा मान के चलो, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर में मैथ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका 10th नहीं सही रहा तो आपको फर्स्ट ईयर में डर लगेगा कि मैं मैथ्स लूं या ना लूं, क्या करूं, छोड़ दूं, क्योंकि तब तो और लेवल तो हाई होता ही रहेगा। वो जैसे क्लास वाइज जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे जैसे आप क्लास में ऊपर जाओगे हायर क्लासेस में, तो अगर कॉन्सेप्ट ही ढीला रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो काफी दिक्कत हो जाएगी आगे चल के भी, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ अभी मेहनत कर लोगे तो आगे की बाधाएं आसान लगेंगी, और अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे तो मुश्किल तो है ही। पूरी जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी है, बट लेकिन डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना है। बस हम इम्प्रूव ही कर सकते हैं, परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। तो इम्प्रूव होते रहिए बस, और क्या। नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है बस, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूरी है। तो हम क्या कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले थे। ये मैंने बोला था कि ये सिंगल क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन सकता है। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, प्रूव दैट 6 + √2 इरेशनल मान लिया। नहीं, अभी ये तो प्रूव करना है। ये क्वेश्चन लुक लाइक दिस, मतलब इस टाइप का दिख सकता है अगर इसका सिंगल क्वेश्चन बनाया जाए तो। या तो प्रूव दैट लिखेगा या तो शो दैट लिख सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ मैं सोल्यूशन नहीं लिख रही हूँ तुमको, यहाँ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में कभी भी सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा हो तो सॉरी, आप सही कर लेना। पिछला यही है ना, सॉरी यहाँ भी मैंने लिख दिया था, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। ये तीसरे का दूसरा था और ये तीसरे का पहला, इसमें भी हम प्रूफ ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब प्रूफ करना है तो प्रूफ ही लिखा जाता है, सॉल्यूशन नहीं लिखा जाता है। सॉल्यूशन उसमें लिखा जाता है जब आपको कुछ फाइंड करना हो, ठीक है। क्वेश्चन में जहां क्वेश्चन मार्क लगा होता है क्वेश्चन, ठीक है। प्रूफ, चलो प्रूफ करते हैं। लेट अस assume 6 + √2 is rational, ठीक है। तो 6 + √2 अगर रैशनल है तो क्या हम कर सकते हैं, 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q। जरूरी नहीं है p/q ही लिखो आप a/b भी लिख सकते हो, x/y भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में उससे एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। वेयर p and q are co-prime, वेयर p and q are co-prime, यानी p और q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। HCF दोनों का क्या है,
HCF of P and Q are is 1। ठीक, अब चलो ये गुणा करते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसका अंश इसका हर ऐसे और इसका इसका, P का 1 में P गुणे 1 एंड Q का गुणे 6 प्लस √2, ये हो गया। चलो गुणा करो, P एकम P, फिर 6 का Q में 6Q प्लस Q √2, यही आएगा ना। Q का गुणा पहले 6 में होगा, फिर Q का गुणा √2 में होगा। अब आप ये मत सोचना कि 6 यहाँ पहले लिखा है, Q बाद में लिखा है, यहाँ Q मैंने पहले लिख दिया है, √2 बाद में लिखा है। तो सुन लो बच्चों कि 2 का गुणा हम मान लो 3 और 5 में करते हैं। चाहे मैं 2 का गुणा 3 में करूं, चाहे मैं 2 गुणे 3 लिखूं या 3 गुणे 2, दोनों की वैल्यू 6 ही आती है। ठीक है, चाहे मैं 2 गुणे 5 लिखूं या 5 गुणे 2, आपको 10 ही मिलने वाला है ना, मिल रहा है ना। तो उससे जरूरी नहीं है, गुणे में बिल्कुल भी जरूरी ऐसा नहीं होता है कि आप ऑर्डर किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे। आपका मल्टीप्लिकेशन का जो आएगा ना लास्ट में, जो आपको मिलेगा नंबर, वो सेम ही रहेगा। हाँ, तो फिर हम क्या कर रहे थे, अब क्या करना है, प्रोसेस क्या करना है कि हमको √2 को अकेला छोड़ना है। √2 को अकेला छोड़ने के लिए हम क्या करें, सारा कुछ एक साथ लेते हैं, नहीं एक साथ नहीं लाइए, बारी बारी से लेके आएंगे हम लोग। P को यहीं रखना है, इस चीज को यानी जो हमारा 6Q है उसको इधर लाना है। अभी यहाँ कुछ नहीं है यानी ये प्लस में है, ये वैल्यू हमारी किस में है, प्लस में है। तो इधर लाएंगे तो किस में आएगी, 6Q किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि हम लोगों ने इसको बराबर के दूसरी साइड लाया है। उसके बाद Q √2। ठीक है, आओ इधर, अब जाके Q को दूसरी साइड लेके आओ, P माइनस 6Q अपॉन। अब अपॉन क्यों लग रहा है, क्योंकि Q और √2 के बीच में किसका साइन है, गुणे का, इसलिए वो भाग में चला जाएगा। और भाग का मतलब कि वो चीज हर में है, हर में लिखने का मतलब कि उस चीज से हमारा भाग हो रहा है, अपॉन √2। क्लियर। अब ये वाली जो वैल्यू है ये रैशनल के फॉर्म में है, ये P/Q के फॉर्म में है, जहाँ P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी रैशनल में आ रही है, रैशनल में। और √2 जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रूव किया है, √2 क्या है हमारा, इरेशनल। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रैशनल इरेशनल के इक्वल आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया। हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि 6 प्लस √2 क्या है, रैशनल है, जो कि नहीं है। देयरफॉर यहां लिखते हैं therefore 6 plus √2 is irrational. ओके, अतः 6 प्लस √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये तो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो अब क्या आता है हमारा, समरी का टाइम आता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो मैंने कंटेंट बताया था
कि पहला और दूसरा क्वेश्चन सिंगल था, तीसरे के 3 पार्ट थे, वो तो हम लोग कर चुके हैं अभी अभी। अब ये जो आपका चौथा टॉपिक है समरी, ये समरी किसका है? ये समरी ऑफ द चैप्टर है। ठीक है, जो भी चैप्टर आप पढ़े, आप चैप्टर 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, ऐसे ही पढ़ोगे जो भी, वो हर चैप्टर में आप बुक उठाना, कभी इस चीज को नोटिस करना, या तो अभी नोटिस कर लेना कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया है और हर चैप्टर के लास्ट में आपको समरी दिया गया होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। तो कभी भी किसी भी लेसन को, मतलब चैप्टर को समझने के लिए आपको उससे थोड़ा फैमिलियर होना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। ठीक है, तब तो उसके कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूले के जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा पहले फैमिलियर होने के लिए हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको पढ़ते हैं कि देखे वो कैसा है। किसी से भी आप मिलते हो पहली बार तो सोचते हो ना कि देखे वो किस टाइप का आदमी है, तो फिर उसके बाद जानते हैं कि अच्छा उसके मामा क्या है, पापा क्या है। ठीक है, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो है कैसा बंदा। तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद आपको सारा कंटेंट बताया जाएगा, सारे टॉपिक्स रहेंगे। ओके, और लास्ट में रहेगा आपका समरी, यानी उस बंदे से, यानी उस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है, उस चैप्टर से जिससे आपका इंट्रोडक्शन हुआ था पहली बार, उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आपने कुछ सीखा भी तो होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस देख लिया, हाय हॉल हो गया, फिर जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं है। लास्ट में आपको उससे कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा है उस चैप्टर से, ये हम समरी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा? इंट्रोडक्शन, एंड लास्ट में समरी। तो मैं वही लिखी हूँ समरी। यहाँ किस चीज का समरी है? चैप्टर का। तो क्या दिया हुआ? इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट। इस चैप्टर में हम क्या अध्ययन कर चुके हैं? फॉलोइंग पॉइंट्स को, जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। पहला, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, क्या था ये? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये मैंने आई थिंक इंट्रोडक्शन के बाद ही कंप्लीट कराया है। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उसको देखो, हर क्लास को रेगुलरली देखो, स्टेप बाय स्टेप, किसी को भी स्किप मत करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, दूसरा, इफ p is a prime and p divides a square, then p divides a where a is a positive integer। ये एक थियरम है। ओके, इस थियरम को भी मैंने प्रूफ कराया है, मैंने समझाया है बाकायदा, एक एग्जांपल देके मैंने कई एग्जांपल के थ्रू इस थियरम को समझाया हुआ है। ओके, और तीसरा, टू प्रूव दैट √2 √3 आर इरेशनल। सिर्फ यही 2 नंबर को हम लोगों ने नहीं प्रूव किया है, आई थिंक और भी बहुत सारे नंबर थे जिसे हम इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो ये था समरी। किसका समरी? चैप्टर का समरी। चैप्टर 1.1, 1.2 और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी। अब समरी ऑफ द क्लास। इस क्लास में, इस पर्टिकुलर क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा है? वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसके किसके 3 पार्ट हैं, जिसके 1, 2, 3 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन नंबर 3 के, 1, 2, 3। वो सारा हम लोगों ने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीटेड। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। और मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन आपके बुक में थोड़े कम है, मतलब 3 ही क्वेश्चन है। दिस इज नॉट फेयर, इतना काफी नहीं है प्रैक्टिस के लिए।
हमें कुछ और भी क्वेश्चन की जरूरत है। ओके, तो नो वरी, मैं हूं ना। तो अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन को लेके, और वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के मैं सॉल्व कर दूंगी। अगली क्लास में क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से। ठीक है, क्योंकि ये 10th का है, बोर्ड का एग्जाम है, तो बी सीरियस, आपको सीरियस रहना पड़ेगा। ठीक है, और सीरियस मतलब ये नहीं कि हमेशा एकदम डिप्रेशन में चले जाओ, सीरियस का मतलब ये नहीं है, मतलब कि आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, और जब तैयारी नहीं रहेगी तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पेन चलाने में भी डर लगेगा कि क्या लिखूं, दिमाग में कुछ काम नहीं करेगा। तो उसका एकमात्र सहारा है, एकमात्र तरीका है कि जैसे जैसे चैप्टर को मैं फिनिश कर रही हूँ वैसे वैसे आप समझो। समझने के बाद राइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि एग्जाम आपका रिटन होने वाला है, ओरल नहीं होने वाला है। तो ठीक है, पहले आपके दिमाग में है सही, सब कुछ आपको आता है, सब सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन अगर वो कॉपी में आपने वो लाइन मिस कर दी ना, वो एक ही लाइन मिस कर दी, तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपके मार्क्स। अगर सपोज 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको प्रॉपर 2 नहीं 1.5, या अगर बहुत खड़ूस एग्जामिनर रहेगा तो 1 ही नंबर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप समझ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लिखना भी जरूरी है। तो उसको आप एक रफ पे 1 बार 2 बार 3 बार जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपको याद कम करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद कम करना पड़ेगा। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन की, जो कि बेस्ड रहेगा हमारा इसी पे क्वेश्चन क्या नाम है, रियल नंबर्स पे, चैप्टर रियल नंबर पे ही हमारा वो क्वेश्चन जो है बेस्ड रहेगा। तो हर चैप्टर के लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को लेके, ढेर सारे क्वेश्चन को लेके। ओके, अब वो क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टि से उसको माइंड में रखते हुए मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन उठा के हम लोग सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे आपके लिए। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या, ये तो मुझे पता ही नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। हर क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकोगे, बस प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन हो, उतने प्रॉपर क्वेश्चन। तो प्रॉपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं दे दूंगी, प्रोवाइड कराऊंगी, और उसको सॉल्व भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो फॉर प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।